ये क्या हो गया? क्या हो गया? इस पे क्या मैसेज? अच्छा, वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ओके, बोलिए, लास्ट क्लास रिवाइज कराएं जल्दी। हाँ, हॉयजेंस लॉ से, ओके स्टॉप नाउ। हमने हॉयजेंस लॉ देखा था जो कि वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, लेकिन हम रे ऑप्टिक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां पे हॉयजेंस ने अपने कंस्ट्रक्शन थ्योरी से बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और साथ में उन्होंने कंस्ट्रक्शन थ्योरी से ये भी प्रूव किया साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया था, साइन आई अपॉन साइन आर सो इक्वल टू, अच्छा ओके, आप सिर्फ म्यू जानते हो, लेकिन आगे चल करके म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन, और वी वन अपॉन वी टू, और वी वन अपॉन वी टू। तो हमारे पास टू लॉज होते हैं, और यही दोनों ही लॉज हमारे लिए काम का है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी दोनों लॉ से हॉयजेंस ने इसको भी जस्टिफाई किया, और यहीं से हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर सो इक्वल टू म्यू के फॉर्म में बोलेंगे तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, और स्पीड के फॉर्म में बोलेंगे तो वी वन अपॉन वी टू। हम अभी इसको चेक करेंगे ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को लेकर के, तो ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम थोड़ी सी और डिटेल में आएंगे, कैसे हुआ ये भी देख लेते थोड़ी सी हल्की सी, कम से कम इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो देख लेते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, हॉयजेंस के अकॉर्डिंगली क्या कंस्ट्रक्शन बनता है। हॉयजेंस के अकॉर्डिंगली इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया था, सबको मालूम है ना, ओके। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देते हैं पहले। हॉयजेंस कंस्ट्रक्शन, हॉयजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, नोट करते जाइए, है ना, साथ साथ। वेव ऑप्टिक्स फिनिश्ड होंगे और रे ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये तेज हो गया, और वो कब सबसे कम था, तो स्लो तो है, अब क्या चाहिए। अच्छा अच्छा, रुको मैं एक मिनट में, मैं आप ये कर लो, दूसरी फैन लगा देता हूँ मैं। The surface of separation, surface of separation of two media, okay, when it come light comes from somewhere, अब कहीं से लाइट इस पे आएगा, मीडियम टू में जाएगा, दिस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब इसको वेव फ्रंट के फॉर्म में देखना है, अगर हमने हॉयजेंस कंस्ट्रक्शन करना है तो किसके फॉर्म में देखना है, वेव फ्रंट। तो एक लाइट आ रहा है, जैसे कि काफी डिस्टेंस से लाइट आ रहा है, तो उसकी एक वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेनर वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट होना चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा ऐसे, एक प्लेनर वेव फ्रंट हमने दिखा रहे हैं, तो ये एक वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। चलो लाइट यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ चुका है, तब इसका प्लेन वेव फ्रंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द इंसिडेंट प्लेन
वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर है। इसमें जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द v1, लेकिन अगर इसमें आ जाए तो इसका स्पीड क्या हो जाना चाहिए, v2। डिफरेंट मीडियम आएगा तो स्पीड बदल जाएंगे। when medium changes when medium changes wavelength changes but the time period remains the same, angular frequency remains the same। किस पे डिपेंड करता है वो, सोर्सेस पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे डिपेंड करेंगे। लेकिन वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो इस मीडियम में अगर इसका स्पीड v1 है, दूसरे मीडियम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा भाई, v2 हो जाएंगे। इसमें वेवलेंथ अलग हो जाएगा। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भाई, μ2 है। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, another refractive index, okay। टाइम t इक्वल 0 पे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट का एक दो पार्ट है, एक पार्ट ए और एक बी है। यहां से यहां तक कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ऐसे रे आ रहा है। रे ऑप्टिक्स में हम आगे चल करके सिर्फ एक रेज को दिखाएंगे, और चूंकि हमने ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर वेव ऑप्टिक्स वेव फ्रंट को लेकर के देख रहे हैं, हमने टू लाइंस देकर के वेव फ्रंट को दिखाया। हमने बस यहाँ पे ये प्रूफ कर देना है कि sin i by sin r इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, या फिर वी कैन से v1 अपॉन v2। हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ये यहाँ से सी पार्ट है। कुछ समय के बाद ये जो वेव फ्रंट का ये जो पार्ट है ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। कितने समय के बाद, सपोज आफ्टर टाइम t, लेकिन किस स्पीड से आ रहा है, तो v1 स्पीड से। सो दिस इज द v1t। जब टाइम t इक्वल 0 है तो ए वाली पार्ट, ये दोनों पार्ट एक कोएग्जिस्ट करता है, मतलब एक साथ ये दोनों पार्ट आ रहा है। एक साथ आने वाला पार्ट देख लो ऐसे, एक प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट। तो एक टाइम पे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया, बोले कि टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो यहाँ से टाइम स्टार्ट्स हो गया, और यहाँ पे आ चुका है दूसरा वाला पार्ट, इसी वेव फ्रंट का अनदर पार्ट जो है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक आने में इससे लगा v1t। लेकिन तब तक ये वाला पार्ट किधर गया होगा, जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ वो पार्ट किधर गया, तो रिफ्लेक्ट तो नहीं हुआ भाई। एक ऐसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसके अंदर में जाएंगे। लेकिन सपोज इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 is greater than μ1, then speed v2 is less than v1। if μ2 is greater than μ1, then speed v2 is less than v1। higher the value of refractive index, lower less the value of the speed of the light in that medium। जितना ज्यादा डेंसर होगा मीडियम, उतना ही ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और उतना ही कम उसमें स्पीड होगा। हायर द डेंसिटी, लोअर द स्पीड। हायर द डेंसिटी, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, we can compare it with the air and water, air and glass, water and glass, कुछ भी मीडियम ले सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड, सपोज एयर से हमने वाटर में जा रहे हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि एयर वाटर के साथ कहीं होता है, लाइट आता है एयर से वाटर में जाता है, या एयर से ग्लास के अंदर से आता है, रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। हम इसको बोल सकते हैं रेयर मीडियम, एंड दिस कुड बी, अगर म्यू1 की वैल्यू कम है तो हम इससे क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो दिस कुड बी द डेंसर मीडियम। ओके, तो हमने कहा कि जब इस रेयर मीडियम में स्पीड अगर v1 है, तो डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होना चाहिए, v2 होना चाहिए, और जिसकी वैल्यू कम है। तो लेकिन जब तक ये b से c तक आएगा वाला वेव पार्टिकल का जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, जो वेव का ये जो पार्ट b से c तक आएगा, तब तक a से जाने वाला जो लाइन है वो इसके अंदर में इंटर कर चुका हो। अभी अपने पुराने मीडियम में है, अभी अपने नए मीडियम में आ जाएंगे। ओके, नए मीडियम में कितने डिस्टेंस कवर करने चाहिए, लेसर और ग्रेटर, लेसर। तो हम ऐसा करते हैं कि लेसर डिस्टेंस आप किधर जाएंगे, अब इसके पास है कि किधर जाओगे भाई, इधर जाओगे, इधर जाओगे, कुछ डिवेट भी करोगे, हाँ कुछ डिवेट करेंगे भाई, कुछ रिफ्रैक्शन होता है इसमें, लेकिन डिवेट होकर किधर जाएगा, लेट्स सी, लेकिन डिस्टेंस करेगा कुछ कम। हम ऐसा करते हैं, हम एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं, यहाँ से v1 t1 से छोटा सा एक आर्क ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, एक आर्क बना लेते हैं। तो एक आर्क बना दिया। ये सभी डिस्टेंस क्या है भाई, चाहे यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, क्योंकि हमने इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाया है, एक सर्कल का पार्ट बनाया है,
तो इसका मतलब सभी डिस्टेंस क्या है, सेम है, और उस डिस्टेंस को हमें बोलना है v2t। क्या बोलना है इसको, v2t। अब हमने इस पॉइंट से और इस आर्क पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो एक ही टेंजेंट होगा और जो कॉमन टेंजेंट, एक ही टेंजेंट होना चाहिए, ओनली वन टेंजेंट। तो देखो यहां से हमने एक स्पिक ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक टेंजेंट ड्रॉ मिल जाएगा, नहीं होगा फिर से ट्राई करें। यस, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, नहीं हुआ तो फिर से रन आ रहे भाई, चलो अप्रोक्सीमेटली माने। जहां पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, उस पॉइंट को हमने यहां से मिला लेना है। अगर ये सीधे चलते जाते तो कुछ ऐसे जाते, टाइम टी इक्वल 0 यहां से हटाते हैं। डायग्राम थोड़ा छोटा बन रहा है। अच्छा देखो, ये इसका जो टेंजेंट है थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है ना, थोड़ी इस तरफ शिफ्ट कर रहा है। डायग्राम थोड़ी और बड़े बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और जो टेंजेंट है इसकी जो ओरिजिनल पाथ है उसकी ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी अलग हट करके, ओरिजिनल पाथ को मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। ये डॉटेड लाइन इस ओरिजिनल पाथ से नहीं जाएगा, थोड़ी सी इधर की तरफ आ रहा है, ये दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है यहाँ पे, ऐसे आएगा इस पॉइंट पे आने वाला। अब ये डायग्राम थोड़ी सी छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा हमें, तो जाके बिल्कुल क्लियर मिलेगा हमें। तो ऐसे रिफ्लेक्ट लाइन आ रहा है। सबको आया बात समझ में कि नहीं? ओके। तो इससे पता चलता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है थोड़ी सी बेंड किया है नॉर्मल की तरफ। किधर किया है बेंड? नॉर्मल की तरफ बेंड किया। इधर आने का संभावना तो नहीं दिख रहा था, इधर ही आया होगा, है ना। थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया है। जब डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, पहला लॉ। ओके। हाँ हाँ, तो आप अपना करो ना बड़ा बड़ा, फुल फिगर में बनाइए, हाफ फिगर में। मैंने क्या करना है मैंने बताया आपको, अपने फिगर को बड़ा कीजिए। okay. मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन आप उससे पहले कि मैं ड्रॉ करूं, आप पहले हमसे बड़े से डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये पहले सारा इन्फॉर्मेशन नोट कीजिए, फिर मैं इसे हटा करके रब करके फिर एक बड़ा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। Okay, once again we have the two types of triangle, two triangles. One triangle is one right angle triangle ABC, another right angle triangle ADC, जहां पे D पॉइंट यहाँ पे बीच वाले लाइन पे है। D पॉइंट कहाँ पे भाई? जहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, टेंजेंट यही ना यहाँ पे इस पॉइंट पे। ADC, टेंजेंट और ये रेडियस आपस में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। सो दिस इज अगेन द राइट एंगल ट्राइंगल ADC, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये I दिखता है। फिर हमें प्रूफ करना है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। क्या प्रूफ करना है? V1 अपॉन V2 हमें प्रूफ करना है। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, यही है ना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉट क्लियर? ओके, ये हमने देख रहे हैं रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए। अगर ऐसा ही डायग्राम में बोलूं कि डेंसर टू रेयर के लिए कर दें, कैन वी डू इट? तो कर लेते हैं अभी। आधे डायग्राम में यहां से ले लेता हूँ, आधे
थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ मैं यहाँ। ओके, फिर से फिगर नंबर 2 सबने करना है। फिगर नंबर 2, डेंसर टू रेयर। ये बोलिए मैंने किस पे शो किया अभी? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब टाइम की वैल्यू 0 है बाद में ड्रॉ कर लेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ए पॉइंट ए पॉइंट बी। ये किसको शो कर रहा है? प्लेन वेव फ्रंट को। किसको शो कर रहा है भाई? प्लेन वेव फ्रंट को। प्लेन वेव फ्रंट ऐसा से आते जा रहा है, पूरा सरफेस के साथ आते जा रहा है, और टाइम टी इक्वल 0 पे इसको टच कर गया एक एंड, लेकिन यहाँ पे दूसरा एंड यहीं पे है, अभी सेपरेटिंग मीडियम पे नहीं आया है, अलग है, ऊपर में है। ये पॉइंट बी है। ये किस पे है? इंसिडेंट वेव फ्रंट एट टी इज इक्वल टू 0। लेकिन आफ्टर सम टाइम अब ये पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, सी पोजीशन पे आ जाएगा। कितना स्पीड दौड़ना पड़ा इसको? v1 से कितना डिस्टेंस करना पड़ा? v1t। ओके, अब किस मीडियम में आ रहा है? रेयर मीडियम में आ रहा है। इसमें स्पीड क्या होना चाहिए? v2, बट द v2 शुड बी ग्रेटर देन v1। अब इससे ज्यादा डिस्टेंस आने वाला है। ये डायग्राम इससे छोटा हो गया था कि हमें इससे फर्स्ट लेसर वाला लेना पड़ता था लेंथ। अब जो इसका आर्क बनाऊंगा इससे बड़ा बनाऊंगा, तो मैं यहाँ से मेजरमेंट कर लेता हूँ आर्क लेंथ। अब इससे मुझे इतने बड़े आर्क चाहिए, कम से कम v1t से बड़ा वाला आर्क लेंथ। पहले हमने क्या किया था? v1t से छोटे आर्क लेंथ किया था, तो डायग्राम और छोटा हो गया, अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से देख लेते हैं। अब मैं इतने बड़ा एक बड़ा सा आर्क लेंथ ले लेता हूँ, सेंटर इसको मानते हुए, और v1t से बड़े रेडियस वाला एक आर्क बना लेता हूँ। v1t से बड़ा रेडियस का एक आर्क लेंथ का एक आर्क बना लेता हूँ। क्लियर है? ऑब्वियसली दिख रहा है v1t से ज्यादा बड़ा है। जितना पॉसिबल हो उतना सिमेट्रिकल कंडीशन देने की कोशिश करें। इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल बनाइए, थोड़ी सी। हो गया? आई थिंक है, नहीं है? देख लो भाई, इसको सेंटर मानते हुए हमें एक सर्कल बनाना है जिसके रेडियस कितना होना चाहिए? v1t से बड़ा कुछ होना चाहिए, बहुत ही बड़ा नहीं कर लेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा करिए। आई थिंक इट्स। अब फिर से यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट कहीं पे आएगा जो इस पॉइंट से पास करेगा। आई थिंक देयर इज ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल यहाँ पे। ये लाइन ऐसे जाएगा, बेंड करेगा ऐसे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा। Yes, it is. Just take it. It is a tangent. ये tangent को हम बोल देना है D, और इस लाइन को मिला देना है यहाँ पे। Yes, ऐसे आ गया। Not okay? Okay. Tangent and radius, ये तो रेडियस है, और मालूम है इस चार लाइन ड्रॉ करने में कितना डिस्कस करते हो भाई? कौन सा? DCS। इसको क्या बोलना है? ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसको क्या बोलना है भाई? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एट टाइम t is equal to t, not t is equal to 0। t is equal to 0 पे तो इंसिडेंट वेव है, एट टाइम t, एट टाइम आफ्टर सम टाइम। ये मिल गया। हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, वन है ABC और दूसरा है ADC। इसमें सब कुछ बड़े आराम से सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। कॉमन साइड्स क्या है, कॉमन एंगल्स क्या है, इक्वल एंगल, सब कुछ दिख रहा है ना। रिफ्लेक्शन वाले में क्या था? दोनों ही ट्राइंगल एक ही तरफ था, इसलिए आपको ऐसे बने थे ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर में दूसरा ट्राइंगल आ गया था, यहाँ पे दोनों अलग अलग साइड में ही ट्राइंगल आपको आने वाले, इससे कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता इसमें। ओके, ABC और दूसरा है हमारा जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये रहा यहाँ पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एट टाइम t। अब एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, सो कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर सकते हैं। ये नॉर्मल और एंगल रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड वेव बेंड कर रहा है नॉर्मल की तरफ या गोइंग अवे? अवे। तो यहाँ पे दिख रहा है गोइंग अवे। इनका जो एक्चुअल पाथ है हमने यहाँ पे दिखा था, दिस इज एक्चुअल पाथ, डॉटेड लाइन इससे अवे जा रहा है, इट्स गोइंग अवे, इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
तो हाइजन कंस्ट्रक्शन से ये बात भी प्रूव हो गया कि ओके इट बेंड्स अवे, इट्स बेंड्स अवे from the normal in refraction when it comes from denser to rarer, and it bends towards the normal when it comes from rarer to denser. ये हाइजन कंस्ट्रक्शन से प्रूफ हो गया। क्लियर है?